तो चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे सम्राट की कहानी में उतरते हैं जिनकी शख्सियत में ताकत और कला का एक कमाल का मेल था। हम बात कर रहे हैं चौथी सदी के महान शासक समुद्रगुप्त की। उनके बारे में एक बात कही जाती है जो शायद उनके पूरे जीवन का सार है, 100 युद्धों का नायक। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि उनके साहस और मिलिट्री स्किल्स का जीता जागता सबूत था। और ये कोई कहने की बात नहीं थी, ये उनके दौर की हकीकत थी। 335 से 375 ईस्वी के बीच समुद्रगुप्त ने एक के बाद एक ऐसी जीतें हासिल की जिसने गुप्त साम्राज्य को इतना फैला दिया कि भारत का नक्शा ही बदल गया। लेकिन एक मिनट, ये सारी बातें हमें पता कैसे हैं? तो इसका जवाब छिपा है इस 1600 साल पुराने स्तंभ में। ये है इलाहाबाद स्तंभ, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसे लिखा था उनके दरबारी कवि हरिशेन ने, और ये हमें समुद्रगुप्त के दौर की सीधी जानकारी देता है। समुद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बेहद शानदार स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। उन्होंने अपना साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बनाया, बल्कि उनकी असली ताकत तो उनके दिमाग और उनकी रणनीति में छिपी थी। उनकी रणनीति की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो जानते थे कि हर जगह एक ही पॉलिसी काम नहीं करती। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को इलाके के हिसाब से बदला। उत्तर भारत के लिए उनकी पॉलिसी थी प्रसभोद्धरण और दक्षिण भारत के लिए ग्रहण। तो ये प्रसभोद्धरण आखिर था क्या? देखिए, उत्तर भारत में उनका प्लान बिल्कुल साफ था। दुश्मन को हराओ और उसके राज्य को सीधा गुप्त साम्राज्य में मिला लो। यहां कोई समझौता नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ पूरा कंट्रोल। लेकिन जैसे ही वो दक्षिण भारत की तरफ बढ़े, कहानी पूरी तरह बदल गई। यहां उन्होंने ग्रहण की पॉलिसी अपनाई, मतलब राजाओं को हराया तो जरूर, लेकिन जैसे ही उन्होंने अधीनता मानी, उन्हें सम्मान के साथ उनका राज वापस कर दिया। ये उनकी स्ट्रैटेजिक समझ का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, अब तक तो हमने समुद्रगुप्त को एक विजेता और एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर ही जाना है, लेकिन उनके किरदार का एक और पहलू भी था जो उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प था। तो सवाल उठता है कि क्या उनकी पहचान सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित थी? बिल्कुल भी नहीं। उनकी शख्सियत युद्ध के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी थी। जिस हाथ से वो तलवार चलाते थे, सोचिए उसी हाथ से वो वीणा भी बजाते थे। जी हां, समुद्रगुप्त एक बहुत बड़े संगीतकार थे, इतने कि उन्होंने वीणा बजाते हुए खुद की तस्वीर वाले सिक्के भी जारी करवाए। और इतना ही नहीं, वो एक बहुत माने हुए कवि भी थे। उन्हें कविराज का टाइटल दिया गया था, जिसका मतलब है कवियों का राजा। जरा सोचिए, एक ही इंसान को 100 युद्धों का नायक भी कहा जा रहा है और कवियों का राजा भी। ये दिखाता है कि उनकी पर्सनैलिटी कितनी कमाल की थी। तो आखिर समुद्रगुप्त की विरासत क्या है? इतिहास आज भी उन्हें इतने सम्मान के साथ क्यों याद करता है? इसका जवाब उनके इसी दोहरे व्यक्तित्व में छुपा है। उनकी कामयाबी का राज था मिलिट्री की ताकत, कूटनीति की समझ और साथ में कला और संस्कृति के लिए गहरा लगाव। इसी अनोखे मिक्सचर ने गुप्त साम्राज्य को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी लड़ाइयों में कामयाबी और विशाल साम्राज्य को देखते हुए जाने माने इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें एक बहुत बड़ा नाम दिया, भारत का नेपोलियन। और ये तुलना उनकी वर्ल्ड क्लास मिलिट्री काबिलियत को बखूबी दिखाती है। और आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक महान शासक की असली पहचान क्या है? क्या वो सिर्फ एक विजेता होता है, एक चालाक डिप्लोमैट, या फिर एक कलाकार? समुद्रगुप्त का जीवन हमें शायद यही बताता है कि सच्ची महानता इन सभी गुणों के सही संतुलन में ही है।